जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों ये पॉलिटी का लेक्चर है, वीडियो है और एम लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है। चैप्टर 4 है ये और उसका ये सेकंड पार्ट है चैप्टर 4 का। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में 7 या 8 लेक्चर, इसके पहले 7 या 8 लेक्चर मैं बना चुका हूँ इसमें, और ये उसी में कंटिन्यूएशन में है। तो आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, तभी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे तरीके से विकसित हो पाएगी। ठीक है, और बहुत बढ़िया से समझाया है मैंने। कहीं अगर डाउट होगा, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हम इसमें प्रियम्बल से संबंधित जो भी प्रस्तावना में जो भी शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों की व्याख्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने संप्रभु और स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, ये सब चीज़ें समझ ली हैं। अब आगे देखते हैं। आठवां ये समता है। समता का अर्थ क्या होता है? देखिए, समता का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध थे। ठीक है, समता का अर्थ ये है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक की स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं। कौन कौन से? नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। ठीक है, मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। कौन कौन से? देखिए, विधि के समक्ष समता, जो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। मौलिक अधिकार को जब आगे के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध। ठीक है, ये अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के अवसर की समता, अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। और उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। ठीक है, संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता की सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि आप इस धर्म के, जात के हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते या आप वोटिंग नहीं कर सकते। तो वो सब की सुनिश्चितता की गई है कि आपको इन आधारों पर आपको आपके साथ असमानता नहीं की जाएगी। ठीक है, और दूसरा, लोकसभा, विधानसभा के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान किया गया है। दोनों आर्टिकल 325 और 326 याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, पूछा जाता है ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक, दोनों। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, अनुच्छेद 39, महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 339 याद रखिएगा। ठीक, तो समता किस तरीके से सुनिश्चित की गई है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 14 से लेकर 18 तक। फिर उसके बाद आर्टिकल 325, 326 और अनुच्छेद 39, इनमें समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इन संविधानों में चर्चा की गई है। बंधुत्व के बारे में देखिए। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य, जो अनुच्छेद 51 का जिसमें है, भी कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, तो उसमें मौलिक जो कर्तव्य बताए गए हैं उसमें ये एक कर्तव्य ये भी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आगे। प्रस्तावना यह भी कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। ठीक है, अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अभी ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता देता हूँ आपको कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1976 में, उसमें
4 चीज़ें जोड़ी गई थी, SSID, याद रखिएगा, सोशल, सेकुलर, इंटीग्रिटी और ड्यूटीज़। तो ये थोड़ा अलग है, ये प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था, ये संविधान में जोड़ा गया था, लेकिन SSID ये 4 शब्द याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी प्रकार से ये अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो आप उसको समझ सकते हैं। ठीक, तो देखिए वही बात बताई गई है कि 42वें संविधान संशोधन में ये एकता और अखंडता के बाद अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया था। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ है संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र में की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार अथवा नीति निषेध तत्वों और नीति निषेधों के कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों जो 51 काम में दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उनके बारे में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्त्री के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। ठीक, देश की एकता और अखंडता में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो एकता और अखंडता जो लिखा गया है, जो उसमें प्रस्तावना में एक अखंडता की बात की गई है, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ आपको उसके आयाम दिखेंगे। ठीक है, इससे भारतीय संघ की बदली ना जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है। ठीक, ये राज्यों का संघ है, ये कोई वैसा संघ नहीं है, फेडरेशन नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं पर पार पाना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि जो उसमें प्रमुख प्रमुख शब्द थे। ठीक, जो समाजवाद, संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य, गणतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय, ये सब जो भी हैं उन शब्दों का हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की, थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश की कि कहाँ इनके मायने क्या होते हैं और किस प्रकार से इनकी चर्चा की गई है संविधान में, कहाँ कहाँ किस किस अनुच्छेद में ये मिलते हैं, दिखाई पड़ते हैं। देखिए प्रस्तावना का महत्व देख लीजिए। प्रस्तावना उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। ठीक है, इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये सेंटेंस जो वाक्य हैं, इनके वाक्यांश जो कहे गए हैं इनके द्वारा, वो याद रखिएगा आप, ये महत्वपूर्ण है ये। ठीक, ये दे के ऐसे मतलब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये किसका शब्द है, ये किसने कहा था, ये किसके वाक्य हैं। ये संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ठीक, तो याद रखिएगा ये किसने कहा था, ये सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो इनके जो वक्तव्य दिए गए हैं ना, ये वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन पे प्रश्न बने हुए हैं, पूछा गया है इन पे, तो आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि किसने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे दीर्घकालिक सपनों के विचार हैं संविधान की जो प्रस्तावना है, और मुंशी साहब ने कहा कि ये हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का ये भविष्य फल है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा, देखिए। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो इनका किसका कथन है, ये ठाकुरदास भार्गव का। ठीक, याद रखिएगा। सुप्रसिद्ध अंग्रेजी राजनीति शास्त्र सर अर्नेस्ट बार्कर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। यह प्रस्तावना को संविधान की की नोट यानी कि कहते हैं। तो याद रखिएगा किसने कहा था, ये अर्नेस्ट बार्कर, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है ये।
ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये इनके द्वारा कहा गया है, अर्नेस्ट बार्कर द्वारा। क्या कहा गया है? ये संविधान की कुंजी, कुंजी नोट, सॉरी, ये देखिए, ठीक, कुंजी नोट किसने कहा? अर्नेस्ट बार्कर। तो ये एक जगह कहीं लिखकर याद कर लीजिएगा, आप नोट्स बना लीजिएगा इसको। यह प्रस्तावना के वह प्रस्तावना को पाठ के कुंजी नोट कहते हैं। वह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की शुरुआत में इसका उल्लेख किया है। ठीक है, उनकी पुस्तक, अगर ये कहीं पुस्तक भी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कि ये अर्नेस्ट बार्कर की है। कौन सी? प्रिंसिपल ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक, भारत के पूर्व न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मानते हैं, क्या मानते हैं, इनका क्या कहना है? प्रस्तावना अमेरिका के संविधान की घोषणा के समान है, लेकिन यह घोषणा से भी ज़्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। ठीक है, जिन्हें एक क्रांति ही इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं, जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। तो इन्होंने ये कहा, किसने? एम हिदायतुल्लाह। संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना, अब ये चूंकि जोड़ा गया था ये, लेकिन बाद में कुछ ऐसे केसेस हुए, कुछ हुए जिसमें कि ये मतलब इस पे विवाद हुआ, खड़ा हुआ, उत्पन्न हुआ कि भाई प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है कि नहीं है। तो अब इस पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही कई सारे केसेस में, अलग अलग केसों में अलग अलग चीज़ें बोली हैं। तो शुरुआत में क्या बोला वो बताया गया, फिर उसके बाद क्या बोला, अपने वर्डिक्ट को चेंज किया। तो जो फाइनल वर्डिक्ट है वो भी इसमें है। तो देखिए, उसको देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। देखिए, प्रस्तावना को लेकर विवाद रहता है कि यह संविधान का भाग है या नहीं। बेरूबाड़ी संघ मामला जो 1960 में हुआ था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो याद रखिएगा, ये किस केस में कहा था, ये पूछा गया है। संविधान का भाग नहीं है तो बेरूवाड़ी वाद संघ में कहा गया था। ये देखिए ना, बेरूवाड़ी संघ मामले में ये कहा था कि नहीं है। लेकिन देखिए, आगे पढ़िए, आगे अभी आपको पता चलेगा। केशवानंद भारती मामले में 1973 में हुआ था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया, जो उन्होंने बेरूबाड़ी में दिया था उसको अस्वीकार कर दिया। यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने अपना जो पिछले बेरूबाड़ी वाद में जो अपना वक्तव्य दिया था, जो अपना भाग वो दिया था विचार, उसको वापस ले लिया। ठीक है, वर्डिक्ट अपना वापस लिया, उस पर सुधार किया और कहा कि नहीं, ये संविधान का भाग ही नहीं, अति महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ठीक है, तो और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। LIC ऑफ इंडिया मामला जो 1995 में हुआ था, उसमें पुनः उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि है। ठीक है, संविधान के अन्य दो भागों की तरह ही संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे, प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने के कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किए जाने लगे तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा, प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत में साम्यता रखता है। कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय जब संविधान सभा में इसको अपनाया जा रहा था, तो तब भी ये बात उठी थी, लेकिन उस समय ज़्यादा चर्चा नहीं हुई और इसको सीधे सीधे उसमें लगा दिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और जब 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने निर्णय में ये बात कही, ये मानी और बताई, तब से लेकर आज तक फिर ये संविधान का ही हिस्सा है और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक,
प्रस्तावना ना तो, अब इसमें देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, ये प्रश्न वाक्यांश के रूप में पूछे गए हैं। ये प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सेंटेंस थोड़ा घुमा के उल्टा करके दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो याद रखिएगा इसको। यह गैर न्यायिक है अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये दोनों सेंटेंस अति महत्वपूर्ण है, ठीक, इनको आप लिख लीजिएगा कहीं। कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। और दूसरा, यह गैर न्यायिक है अर्थात इसकी जो इसमें व्यवस्थाएं दी गई हैं वो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। अब बात आती है संशोधन में कि क्या इसमें संशोधन हो सकता है। तो देखिए, क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उठा। ये 1973 में ही उठा था, जिसमें इन्होंने बोला था, उसी में ये भी बात आई। यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है, ऐसा बोला। लेकिन आगे पढ़िए, अभी बताएंगे आपको। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित हैं को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो उसमें मतलब मूल तत्व, उसकी जो मूल विशेषताएं हैं उसको आप हटा नहीं सकते, उसको आप नकार नहीं सकते, ठीक है। ऐसा कोई आप उसमें इस प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते कि जिससे उसके जो मूल तत्व हैं, जो मूल विशेषता है वो हट जाएं, वो नहीं कर सकते। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसी उसी केस में बोला था। न्यायालय ने अपना यह मत बेरूबाड़ी संघ 1960 के तहत दिया और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए, जो मैंने अभी आपको समझाया। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता, ठीक। अब तक प्रस्तावना को लेकर एक बार संशोधन हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया है, कितनी बार संशोधन हुआ है, तो मात्र एक बार, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। 1976 में, उसी में जब ये SSI वाला जो ये जोड़ा गया था, ये सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी, तो वो उसी में ये जोड़ा गया था, एक ही बार जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर 4 भी समाप्त होता है। और आप ये वीडियो देखिए, इसके पहले वाले जो वीडियोज़ हैं उनको भी देख लीजिए ताकि सीरीज़ बनी रहे, कंटिन्यूएशन में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उस प्लेलिस्ट की जो डिस्क्रिप्शन है में मैं लिंक दे दूँगा, प्लेलिस्ट जो है इसमें, और आप लोग उसमें जाके देखिए उसको और समझिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।